So in this video I'm going to discuss about DNA, an overview of DNA. So first of all I'm going to start with DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. DNA is long spirally coiled double chain macromolecule. जो डीएनए होता है वो लॉन्ग स्पाइरली क्वाइल्ड मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहती है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज अ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रिक. उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए जिसको हम बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. दो साइंटिस्ट थे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. उन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए का जो है एक्सरे फोटोग्राफ डिस्कवर किया था. उसके बेसिस पे जो वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया और एक मॉडल प्रपोज किया, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. उनके इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो डीएनए होता है उनकी जो दो आर्म्स होती हैं, दो स्ट्रैंड होती हैं, वो स्पाइरली क्वाइल होती हैं राइट हैंडेड मैनर में और डीएनए ड्यूप्लेक्स की फॉर्मेशन करती है. डीएनए ड्यूप्लेक्स में जो एक टर्न होती है उसमें दो ग्रुप्स होती हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप. मेजर ग्रुप का डायमीटर होता है 22 आर्मस्ट्रॉन्ग, माइनर ग्रुप का डायमीटर होता है 12 आर्मस्ट्रॉन्ग. और ये दोनों आपस में मिलके एक टर्न बनाती है. इन दोनों को मिला के डीएनए की एक टर्न काउंट होती है जिसकी डायमीटर होती है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग. और एक टर्न में एक डीएनए की एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं. इन नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस होता है. और जो डीएनए की डायमीटर होती है वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कि 2 नैनोमीटर. और जो डीएनए की बैकबोन होती है ये वाली, दिस वन, ये जो होती है वो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है. और ये जो दो आर्म्स जो आपस में स्पाइरली क्वाइल होके डीएनए ड्यूप्लेक्स की फॉर्मेशन कर रही हैं, इनमें से एक आर्म में जो शुगर का 3 एंड होता है वो फ्री होता है और दूसरी आर्म में कार्बन पे जो 5th कार्बन होता है शुगर का वो फ्री एंड होता है, वो एज अ फ्री एंड एग्जिस्ट करता है. एंड लास्टली अकॉर्डिंग टू दैम जो प्यूरिन होते हैं वो आपस में पिरामिडिन्स के साथ जो है वो बेस पेयरिंग करते हैं. तो जो प्यूरिन्स है वो एडेनिन और साइटोसिन है, एडेनिन और साइटोसिन है. और जो पिरामिडिन्स हैं वो ग्वानिन और थायामिन है. तो एडेनिन जो कि प्यूरिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायामिन के साथ. और जो साइटोसिन है जो प्यूरिन है फर्दर जो ग्वानिन है पिरामिडिन उसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बेस पेयरिंग करता है. वी हैव टू मेंशन दिस डायग्राम एज वेल एज दिस डायग्राम. नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज चार्गव्स रूल. तो एक साइंटिस्ट थे चार्गव. उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और एक रूल दिया जिस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो डीएनए होता है उसमें जो प्यूरिन होता है उसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है पिरामिडिन के, मतलब प्यूरिन और पिरामिडिन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. और उन्होंने बोला कि जो प्यूरिन है वो पिरामिडिन के साथ बेस पेयरिंग करते हैं, मतलब कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा. और उन्होंने बोला कि जो एडेनिन है वो और जो साइटोसिन है वो पिरामिडिन्स है और थायमिन और ग्वानिन जो है वो पिरामिडिन है, सॉरी जो एडेनिन और साइटोसिन है वो प्यूरिन्स है और जो थायमिन और ग्वानिन है वो पिरामिडिन है.
हाँ पिरामिडिन है। और जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बेस पेयरिंग करता है। इसको बोला चार्कॉफ रूल। एंड लास्ट ऑफ ऑल, जो एडेनिन प्लस थायमिन डिवाइडेड बाय ग्वानिन प्लस साइटोसिन की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए, और जैसे जैसे स्पीसीज़ वेरी करती है ये कंसंट्रेशन भी वेरी करती है। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ डीएनए। तो ऐसा नहीं है कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने एक टाइप का डीएनए डिस्कवर किया था सिर्फ उतना ही डीएनए होता है। डीएनए 6 टाइप के होते हैं। जो वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था वो था बी टाइप ऑफ डीएनए। वैसे बेसिकली डीएनए 6 टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, टी डीएनए, ई डीएनए एंड लास्ट ऑफ ऑल जेड डीएनए। जो ए से लेके ई तक है, ए बी सी डी ई, ये सारे जो है, ये सारे डीएनए जो है इनमें जो डीएनए ड्यूप्लेक्स है वो राइट हैंडेड मैनर में कॉइल होता है, और जो लास्ट है जेड डीएनए, उसमें जो डीएनए ड्यूप्लेक्स है वो लेफ्ट हैंडेड मैनर में कॉइल होता है। नाउ बी डीएनए और जेड डीएनए में कंपैरिजन पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज़ इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। तो जो बी डीएनए होता है जो वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, उसकी जो कॉइलिंग है वो राइट हैंडेड मैनर में है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। एंड जो जेड डीएनए है उसमें जो कॉइलिंग है डीएनए ड्यूप्लेक्स की वो लेफ्ट हैंडेड मैनर में है, और जो जेड डीएनए है उसको रिचार्ड, एक साइंटिस्ट थे रिच, उन्होंने डिस्कवर किया था। जो बी डीएनए है उसमें फॉस्फेट बैकबोन जो होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, वो रेगुलर होती है, जबकि जेड डीएनए में जिगजैग मैनर में होती है। और जो बी डीएनए है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, जबकि जो जेड डीएनए है उसमें 12 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। और जो बी डीएनए है उसकी डायमीटर होती है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जेड डीएनए की डायमीटर होती है 18 आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड जो बी डीएनए है उसमें जो एक टर्न होती है वो 2 ग्रुप से मिला के बनती है, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप, जबकि जो जेड डीएनए है उसमें सिर्फ एक ग्रुप होती है, दो ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ एक ग्रुप से टर्न बनती है। प्रोसीडिंग टू फंक्शंस या फिर रोल ऑफ डीएनए, तो डीएनए जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि डीएनए में जो है वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, और जो आगे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर दूसरा मियोसिस के टाइम जो है वो डीएनए पे क्रॉसिंग ओवर होता है और वेरिएशंस आती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में भी वो करता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी परफॉर्म करता है। डीएनए की एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। फिर जो डीएनए है वो रिकॉम्बिनेशंस में भी हेल्प करता है, इन मियोसिस में, क्रॉसिंग ओवर्स वगैरह में, और वो रिकॉम्बिनेंट्स की फॉर्मेशन करता है। और म्यूटेशंस में भी डीएनए की रोल प्ले करता है। कभी कभी किसी जीन या किसी सीक्वेंस में या तो डिलीशन, अल्टरेशन आ जाती है जिसकी वजह से डीएनए के जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस आ जाती हैं, और ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते होते आगे पास ऑन होते होते इवोल्यूशन कॉज करती है। तो डीएनए इवोल्यूशन में भी की रोल प्ले करता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में की रोल प्ले करता है। डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसलेशन में भी इनडायरेक्टली की रोल प्ले करता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है और फर्दर आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस जिससे एक डीएनए से दूसरा डीएनए दो और डीएनए बनेंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है डीएनए में, और ये किसने प्रूव किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटिन्यूअस है, वो मिसेल्सन एंड स्थाल साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया था। वैसे डीएनए में जो है रेप्लिकेशन 3 टाइप की हो सकती है।
कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव में दो डीएनए की जो डीएनए है वो अनकॉइल करता है, उसमें दो स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करती है, दो नई स्ट्रैंड्स बनती हैं और एक स्ट्रैंड से दो डॉटर डीएनए बन जाते हैं। ये हो गया कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में जब डीएनए जो है उसमें रेप्लिकेशन होती है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, जब दो रेप्लिकास बन जाते हैं तो उसमें फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। और लास्ट है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें जो डीएनए हेलिक्स है, डीएनए ड्यूप्लेक्स है, वो पूरा अनकॉइल नहीं करता है। डीएनए में थोड़ी सी अनकॉइलिंग आती है, थोड़ा सा डीएनए अनवाइंड करता है हाफ, और दो नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनती हैं जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, और दो नए डॉटर डीएनए बन जाते हैं एक डीएनए से। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। तो वी आर कंसर्न्ड हेयर अबाउट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए था, ये दो साइंटिस्ट थे, मिसेल्सन एंड स्थाल, उन्होंने प्रूव किया था बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। रेशिया कोलाई को लिया, ई कोलाई को, और उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया। उन्होंने कल्चर मीडियम में दो हैवी आइसोटोप्स डाले, नाइट्रोजन के N14 और N15। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ई कोलाई का डीएनए लिया, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया और N14 आइसोटोप डाला। तो जब उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन देखी तो सबसे पहले ऐसे डीएनए आए जिनमें सिर्फ N14 थे। फिर उसके बाद उन्होंने कल्चर मीडियम में N15 आइसोटोप भी डाला और N14 आइसोटोप भी डाला। तो उन्होंने देखा कि हाइब्रिड वेराइटी आ रही है जिसमें एक स्ट्रैंड जो है डीएनए की उसमें N14 आइसोटोप है और दूसरी में N15 आइसोटोप है। फिर उन्होंने इनको फर्दर आपस में जो है वो फर्दर ग्रो करवाया, आपस में वही कंडीशंस मेंटेन की, सेम कल्चर मीडियम हैविंग N14 एज वेल एज N15 आइसोटोप। अब जो जनरेशन आई उसमें 50% जो है वो हाइब्रिड डीएनए आए जो N14 और N15 कंबाइन करके बने थे, और जो 50% आए उनमें सिर्फ N14 आइसोटोप था। तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। दिस वॉज अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑफ मिसेल्सन एंड स्थाल। नाउ लेट्स डिस्कस द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए रेप्लिकेशन इन एक्चुअल होती कैसे है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। यूनिडायरेक्शनल होती है जब जो डीएनए है, डीएनए ड्यूप्लेक्स जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में अनकॉइल हो रहा है, और बाई डायरेक्शनल तब होगी जब डीएनए जो है वो दोनों साइड से अनवाइंड होगा और दोनों साइड से बेस पेयर ऐड होंगे। ठीक है, तो प्रोसीडिंग टू द स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है डीएनए पे प्रेजेंट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जिसमें ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सेगमेंट्स होते हैं जो खुद से रेप्लिकेट होते रहते हैं। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सेगमेंट्स होते हैं ORI साइट पे, उनको ओरिजिन रिकग्नाइजेशन कॉम्प्लेक्स रिकग्नाइज करता है और उस पे जाके वाइंड हो जाता है। इसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। आफ्टर इनिशिएशन स्टेप देयर इज एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए के दो जो न्यूक्लियस है उसके साइटोप्लाज्म में, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, वहाँ पे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। उनकी हम एक्टिवेशन करेंगे और उनको हम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करेंगे बाय द एड ऑफ एंजाइम फोस्फोराइलेज, और इस प्रोसेस को बोलेंगे फोस्फोराइलेशन। तो फोस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू हम डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स को ट्राईफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिशन ऑफ 2 फॉस्फेट्स ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। इसमें डीएनए स्ट्रैंड की अब अनकॉइलिंग होगी, तो जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो डीएनए स्ट्रैंड की ORI साइट पे बाइंड हो जाएगा, और
और डीएनए की अनवाइंडिंग में हेल्प करेगा। हेलिकेज एंजाइम की वजह से डीएनए हेलिक्स जो है उसमें अनवाइंडिंग आ जाएगी। अब अनबाइंडिंग आने की वजह से जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है वहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा। उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की एड लेंगे। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। एंड लास्टली सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं वो इस स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड्स को जो डीएनए ड्यूप्लेक्स की जो 2 स्ट्रैंड थी जो अनवाइंड हुई थी उनको स्टेबलाइज कर देगा। और इसके वजह से रेप्लिकेशन फॉग समथिंग लाइक दैट रेप्लिकेशन फॉग की जनरेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप इज प्री प्राइमिंग या फिर प्राइमिंग। इसमें आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होगी। तो डीएनए ए मॉलिक्यूल जो है एटीपी के साथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे बाइंड हो जाएगा। इसकी वजह से जो है वो डीएनए ड्यूप्लेक्स जो है वो ओपन हो जाएगा टेंडम रिपीट्स की साइड पे, बीएनटीआर साइड पे जो डीएनए ड्यूप्लेक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद डीएनए जो बी है वो इस रीजन में आके लग जाएगा। डीएनए बी जो होता है वो हेलिकेज होता है, ये फर्दर अनबाइंडिंग करेगा दोनों साइड से, बाई डायरेक्शनल अनबाइंडिंग करेगा, दोनों साइड से अनबाइंडिंग करेगा। और अब अनबाइंडिंग की वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा जिसको टोपोआइसोमेरेज एंजाइम रिलीज करेगा और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसको स्टेबलाइज करेंगे और आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस हो जाएगी। आफ्टर दैट वी प्रोसीड टू बेस पेयरिंग। तो आरएनए प्राइमर और रेप्लिकेशन फॉग की जनरेशन के बाद बेस पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। तो जो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट थे जिनको हमने एक्टिवेट किया था सेकंड स्टेप में, वो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे थ्रू फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस बाय द एड ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट को डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और जो 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुए जिनको पायरोफॉस्फेट बोला उनको भी ब्रेक कर देगा फॉस्फेट में, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी और ये एनर्जी हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूटिलाइज करेंगे। अगला स्टेप है चेन फॉर्मेशन। तो जो चेन फॉर्मेशन होती है वो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 2 की वजह से होती है चेन फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज 2, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एटीपी जो है वो हेल्प करते हैं चेन की फॉर्मेशन में बाय एडिंग बेस पेयर्स को ऐड करेंगे और चेन जो है वो इलोंगेट होती जाएगी। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 3 प्राइम की डायरेक्शन में 3 एंड की डायरेक्शन में ऐड कर सकता है। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 3 एंड की डायरेक्शन में बेस को ऐड कर सकता है। तो जो 3 एंड की डायरेक्शन में बेस पेयरिंग होगी और चेन फॉर्मेशन होगी वो कंटिन्यूस होगी, लेकिन जो 5 एंड वाली डायरेक्शन है उसमें जो बेस पेयरिंग होगी वो डिसकंटिन्यूस होगी और फ्रेगमेंट्स में होगी। तो जो 5 प्राइम वाला एंड है उसमें शॉर्ट सेगमेंट्स बनेंगे जिनको हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और जो 3 प्राइम वाले एंड में जो चेन इलोंगेशन हुई उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी ये वाली, इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और जो 5 प्राइम वाले एंड वाली साइड जो सेगमेंट्स बने, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बने, इनको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये जो पूरी स्ट्रैंड है इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे बाय द एड ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज और ये एक स्ट्रैंड बनाएंगे जिसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और इन द वेरी लास्ट स्टेप विच इज़ प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब इतना बड़ा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है तो कहीं पे मिसमैच भी हो सकती है बेस पेयरिंग की। तो अगर कोई मिसमैच होता है तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो वहाँ पे जाता है, जो रॉन्ग बेस है उसको
रिमूव कर देता है और उसकी जगह प्रॉपर बेस की एडिशन करके डीएनए की रिपेयर कर देता है। और लास्ट स्टेप है हेलिक्स फॉर्मेशन। तो बेस पेयरिंग होने के बाद जो है वो डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनी वो आपस में क्वाइल हो जाएंगी इन राइट हैंडेड मैनर और हेलिक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग कैसे होती है, कि क्या डिफरेंस है, क्या की डिफरेंस है। तो हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनका जो न्यूक्लियस है, मतलब उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें न्यूक्लियोलस होता है और जो वो साइटोप्लाज्म में होता है। कोई न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो इनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। तो इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है वो न्यूक्लियस में हो रही है। और इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट में वो सिंगल होती है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें बहुत सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस हो सकती हैं। और जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट में, उसमें जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो हेल्प करता है इनिशिएशन में भी और चेन की इलोंगेशन में भी। लेकिन यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा है वो हेल्प करेगा इनिशिएशन में और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा हेल्प करेगा चेन की इलोंगेशन में। और अगर कोई बीच में गैप रह जा रही है डीएनए में तो उनकी फिलिंग जो है वो डीएनए पॉलीमरेज बंद करता है प्रोकैरियोट में और डीएनए पॉलीमरेज बीटा करता है यूकैरियोट में। और जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होती है उसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं उनमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। और प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन रैपिड होती है और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कंपेरेटिवली स्लो होती है। सो वी हैव स्टडीड DNA structure, types of DNA, types of genetic material, DNA replication in prokaryote as well as eukaryote, Y-directional replication, semi-conservative mode of replication, semi-discontinuous RNA priming. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ और एवरीज जो ग्रिफ्थ और एवरी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था, और हर्शी एंड चेज बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। तो जो ग्रिफ्थ और एवरी थे उन्होंने वो बोला था वायरुलेंट स्ट्रेन और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन वाला एक्सपेरिमेंट दिया था माउस में, और जो हर्शी एंड चेज है उन्होंने बैक्टीरियोफेज वाला दिया हुआ है। तो वो ईजी है, सो आई एम स्किपिंग दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट DNA. Thanks for watching my video.